नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एनएनए यानी नेशनल न्यूज़ एनालिसिस में, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जो आज पूरा दिन सुर्खियों में बनी रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र के अमरावती में 22 जून को एक 50 साल की शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अमरावती पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले पर अब रवि राणा ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। नुपुर शर्मा मैटर में जो कोल्ले ने एक हिंदुत्व की पोस्ट वायरल किया था, उस पोस्ट के अगेंस्ट उनकी हत्या हुई है। उस हत्या को छुपाने का काम अमरावती के सीपी ने किया है। उनके परिवार को दहशत में रखा हुआ है, इसलिए उसके अगेंस्ट मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ कि अमरावती सीपी का निलंबन होना चाहिए। पुलिस अमरावती की जो कोल्ले परिवार के साथ सही मायने में एक दहशत जैसी वागणूक वहाँ पे कर रही थी और महाविकास आघाड़ी के प्रेशर पे इस प्रकरण को रॉबरी की तरफ डाइवर्ट कर रही थी, पर रॉबरी नहीं है। हिंदुत्व को मानने वाले, हिंदुत्व पे विचारों पे चलने वाले एक कोल्ले परिवार, इनकी जो हत्या हुई है नुपुर शर्मा मैटर में जो हिंदुत्व के फेवर में पोस्ट करते थे, वो पोस्ट करने से वहाँ पे उनकी हत्या हुई है। और मैं चाहूँगा कि वहाँ पे अमरावती में जो पुलिस कमिश्नर, उसमें निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए। सरकार से मैं मांग करने वाला बात। नुपुर शर्मा मैटर में जो कोल्ले ने एक हिंदुत्व की पोस्ट वायरल किया था, उस पोस्ट के अगेंस्ट उनकी हत्या हुई है। उस हत्या को छुपाने का काम अमरावती के सीपी ने किया है। उनके परिवार को दहशत में रखा हुआ है, इसलिए उसके अगेंस्ट मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ कि अमरावती सीपी का निलंबन होना चाहिए। पुलिस अमरावती की जो कोल्ले परिवार के साथ सही मायने में एक दहशत जैसी वागणूक वहाँ पे कर रही थी और महाविकास आघाड़ी के प्रेशर पे इस प्रकरण को रॉबरी की तरफ डाइवर्ट कर रही थी, पर रॉबरी नहीं है। हिंदुत्व को मानने वाले, हिंदुत्व पे विचारों पे चलने वाले एक कोल्ले परिवार, इनकी जो हत्या हुई है नुपुर शर्मा मैटर में जो हिंदुत्व के फेवर में पोस्ट करते थे, वो पोस्ट करने से वहाँ पे उनकी हत्या हुई है। और मैं चाहूँगा कि वहाँ पे अमरावती में जो पुलिस कमिश्नर, उसमें निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए। सरकार से मैं मांग करने वाला बात। नुपुर शर्मा मैटर में जो कोल्ले ने एक हिंदुत्व की पोस्ट वायरल किया था, उस पोस्ट के अगेंस्ट उनकी हत्या हुई है। उस हत्या को छुपाने का काम अमरावती के सीपी ने किया है। उनके परिवार को दहशत में रखा हुआ है, इसलिए उसके अगेंस्ट मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ कि अमरावती सीपी का निलंबन होना चाहिए। पुलिस अमरावती की जो कोल्ले परिवार के साथ सही मायने में एक दहशत जैसी वागणूक वहाँ पे कर रही थी और महाविकास आघाड़ी के प्रेशर पे इस प्रकरण को रॉबरी की तरफ डाइवर्ट कर रही थी, पर रॉबरी नहीं है। हिंदुत्व को मानने वाले, हिंदुत्व पे विचारों पे चलने वाले एक कोल्ले परिवार, इनकी जो हत्या हुई है नुपुर शर्मा मैटर में जो हिंदुत्व के फेवर में पोस्ट करते थे, वो पोस्ट करने से वहाँ पे उनकी हत्या हुई है। और मैं चाहूँगा कि वहाँ पे अमरावती में जो पुलिस कमिश्नर, उसमें निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए। सरकार से मैं मांग करने वाला हूँ। दिल्ली विधानसभा में विधायकों के वेतन में वृद्धि संबंधी विधेयक को पारित कर दिया गया है। मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में विधायकों, मंत्रियों, चीफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का बिल पेश किया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक एकमत नजर आ रहे हैं। बता दें कि चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्यों में विधायकों की सैलरी को बेहद ही कम बताते हुए इसमें इजाफा का समर्थन किया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए टैक्स पेयर को भी धन्यवाद दिया है। विधायक में वेतन में 46% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। सभा में आज विधायकों और मंत्रियों के, स्पीकर के, लीडर ऑफ अपोजिशन के सैलरीज को बढ़ाने का एक विधेयक पास हुए हैं और पिछले करीब 11 साल से दिल्ली के विधायकों को जो वेतन मिलता था वो 12,000 रुपये वेतन मिलता रहा है। तो 12,000 रुपये को बढ़ा के अभी 30,000 रुपये वेतन किया गया है। इसके साथ साथ वेतन और कुछ टेलीफोन के या विधानसभा में घूमने के, विधानसभा के जो और खर्चे हैं, सारा मिला के वेतन सहित 54,000 रुपये की सैलरी अभी तक विधानसभा के सदस्य को मिलती रही थी। तो उसको बढ़ा के टोटल मिला के सैलरी, भत्ते, टेलीफोन, ये सब मिला के उसको 90,000 किया गया है। मैं समझता हूँ पिछले 7 साल से इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है।
7 साल पहले दिल्ली विधानसभा ने ये विधेयक पास करके केंद्र सरकार के पास भेजे थे, लेकिन तब से लेके केंद्र सरकार के कुछ ऑब्जेक्शंस थे, फिर उन्होंने कुछ कम करने के उसको सजेशन दिए, तो उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक बार फिर से विधानसभा ने इसको पास किया है और उम्मीद करते हैं कि अब केंद्र सरकार इसको पास करेगी। सर, देश की राजधानी है लेकिन फिर भी कुछ राज्यों की तुलना में भी कम है। राज्यों में विधायकों की अलग अलग सैलरीज हैं, कहीं 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, कहीं 2 लाख मिलते हैं, कहीं 1.5 लाख मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में विधायकों को टोटल मिला के 90,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें उनकी सैलरी भी है, 30,000 रुपये की सैलरी है, बाकी टेलीफोन का खर्चा है, उसके विधानसभा में घूमने के कुछ अलाउंसेस हैं, यातायात ट्रैवल के लिए कन्वेंस के लिए विधानसभा में खर्चा है, चाय पानी वगैरह पिलाने के खर्चे हैं, तो वो सारा मिला के अब 90,000 रुपये मिलेगा। 54,000 रुपये। कार लोन के लिए कार पे इंटरेस्ट लगता है 11%, उसे खत्म किया जाए। वो विधायकों की मांग है, उसको तो फिर फाइनेंस डिवीजन जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करेगा। क्या ये प्रस्ताव सर आप लोग केंद्र को भेजेंगे या ऐसा कुछ? नहीं, वो तो फिर यहाँ का मसला है, उसको देखेंगे कि उसका मेरे को बहुत वो नहीं है। आज विधायकों ने मांग रखी थी तो उसको फाइनेंस में एग्जामिन करेंगे। सर, कितने अंतर पर ये सैलरी बढ़नी चाहिए और इसकी कितनी जरूरत है पर साल बढ़ाने के लिए? नहीं, मुझे लगता है महंगाई तो बढ़ी रही है, सभी राज्यों ने अपने अपने विधायकों के लिए सैलरी बढ़ाई है, और एक पढ़े लिखे टैलेंटेड युवा राजनीति में आएँ उसके लिए ज़रूरी भी है कि यहाँ सैलरी ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉरपोरेट के हिसाब से होनी चाहिए, कॉरपोरेट में टैलेंट को अपने कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी ले रहे हैं तो ज़रूरतों के हिसाब से मिलनी चाहिए। विधायकों की तादाद और मंत्रियों या मुख्यमंत्री की सैलरी किस तरीके से बढ़ी है किस सर? उसके भी डिटेल्स हैं, वो पहले 20,000 रुपये होती थी, अब मेरे ख्याल से 60,000 रुपये हुई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसे दिल्ली के कश्मीर गेट इलाके से पकड़ा है। बता दें कि अंकित सिरसा के साथ उसका साथी सचिन भिवानी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इन दोनों के पास से पंजाब पुलिस की 3 वर्दी के अलावा 2 पिस्टल समेत 2 मोबाइल आदि बरामद किए गए हैं। 29 मई को एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था, जो कि हम सब जानते हैं। पंजाबी के मशहूर सिंगर थे जिनका इंटरनेशनल फेम भी था, शुभदीप सिंह, जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता था। तो उनकी एक बहुत ही ब्रेजन किलिंग हुई थी, और जवाहर के विलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसा एरिया में आता है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल सेल लगातार बड़े केसेस पे, जहाँ पे हमें लगता है कि इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, वहाँ पे काम करता आया है। उसी टाइम जब हमारे ध्यान में ये और नोटिस में चीज़ आई कि इस तरीके से ये किलिंग हुई है और उसके वीडियोस वायरल हुए, स्पेशल सेल की मल्टीपल टीम्स ने उसी टाइम से इस पे काम करना शुरू कर दिया। और जैसा कि पहले हम लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सारा शेयर कर चुके हैं, तो काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट के बाद फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुई थी, जिसमें कि एक्चुअल शूटर पकड़े गए थे। शूटर से पहले मास्टरमाइंड को ऑलरेडी स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था। ऑलरेडी वो एक मुकोका केस में अरेस्टेड था और उसने अपना रोल एज अ मास्टरमाइंड कन्फेस कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो मेन एफर्ट था स्पेशल सेल का, मास्टरमाइंड पता चलने के बाद और इसकी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पता चलने के बाद, था कि जो एक्चुअल शूटर्स हैं, जो सीन ऑफ क्राइम पे गए हैं, जिन्होंने एक्चुअल फायरिंग करी है और शुभदीप सिद्धू को गोली मारी है, उनको पकड़ा जाए। तो फर्स्ट जो हमारी ब्रेक थ्रू थी 19 जून को, उसमें हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने अंडर सुपरविजन ऑफ प्रमोद खुशवाहा डीसीपी और हमारे एसीएसपी हृदय भूषण और मिस्टर नेगी एंड बाकी सारी जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम थी, इन्होंने प्रियव्रत फौजी को अरेस्ट किया, कशिश कुलदीप को अरेस्ट किया और तीसरा केशव, जिसने सारी रैकीज करी थी, शूटर्स को ट्रांसपोर्ट किया था, उसको अरेस्ट किया। उनकी अरेस्ट के बाद भी हमारी टीम्स लगातार इस केस पे मेहनत करती रहीं और हमारी टीम्स को ये था कि
जल्द से जल्द जो अभी बाकी 4 शूटर नहीं पकड़े गए और जो लोग इनको मेन शरण दे रहे थे, इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनके वेपन संभाल रहे थे, इनको गाड़ियां दे रहे थे, उन पे भी एक्शन किया जाए। उसी के चलते कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारी टीम, जो कि लगातार 6 स्टेट में इनके पीछे लगी थी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन सारी जगहों पे 1-2 बार हमारी टीम ने इनको मिस भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एफर्ट नहीं छोड़ा और पीछा करते रहे। जो भी लीड मिलती रही उसको बड़ा डिलीजेंटली डेवलप किया और कल रात तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी पे अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई, उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई, उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था, जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है। और उसके अलावा 2 शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक मनप्रीत मानू करके है, जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जगरूप रूपा है, वो तरन तारण का है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल लगातार इस पे काम कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पे, सिंडिकेट्स पे, एंटी टेरर पर्सपेक्टिव से स्पेशल सेल हमेशा काम करता आया है। और स्पेशल सेल का हमेशा यही फोकस रहा है कि जो लोग भी ऐसी बड़ी वारदात में शामिल होते हैं जिसकी इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हैं, जिससे फ्यूचर में दिल्ली में भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, दुर्घटना, तो स्पेशल सेल का यही टास्क होता है कि हमारी ये तमाम कोशिश रहे कि जो चीज़ कहीं और हुई है उसको राजधानी में होने से फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। तो हमारी सारी टीम्स ने, स्पेशल सेल की ने, नॉट ओनली न्यू दिल्ली रेंज बट बाकी रेंजेस भी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नदर्न रेंज, सदर्न रेंज, सीआई, साउथ वेस्ट, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया, इसमें काफ़ी ग्राउंड वर्क किया और बहुत अच्छा एक ज्वाइंट एफर्ट रहा। और ये चीज़ भी हम बताना चाहेंगे कि हमने नेबरिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। तमाम इनपुट्स हमने बड़े टाइमली शेयर किए, उनसे भी हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। और ये एक ज्वाइंट एफर्ट है जिससे कि ये जो शूटर्स थे, जिन्होंने इतनी प्लानिंग से सारी वारदात को अंजाम दिया था, और इनको जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि फॉरेन से डायरेक्शंस आ रही थी, और गोल्डी बराड़ का हमने पहले ही बताया है कि एक दिन पहले भी उसकी कॉल आई थी 28 तारीख को, जब इनको बोला गया कि कल ये वारदात को अंजाम देना है। फिर वारदात के दिन इनको तकरीबन 4 बजे इंसिडेंट से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे पहले कॉल आई और इन्हें बताया कि उनका जो दरवाज़ा है, उसको बड़ा दरवाज़ा था उनके घर का, वो खुल गया है और कभी भी इनकी मूवमेंट हो सकती है। और बाद में जब मूवमेंट हुई तब भी एक इंटरनेशनल कॉल आती है दोनों मॉड्यूल्स को, शूटर्स को, कि आप मूव इन करो। इस टाइम वो अकेले जा रहे हैं और उनके साथ 2 दोस्त हैं और कोई भी गनमैन नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वारदात के बाद प्रियव्रत फौजी, जो बोलेरो मॉड्यूल का हेड था, ये कॉल करके बताता है कि इन्होंने जो काम इनको सौंपा गया था, इन्होंने पूरा कर दिया है। करोला का मॉड्यूल हेड ने क्या बताया ये हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि वो अलग चले गए थे,
लेकिन जो वारदात से पहले का था, जिसमें गोल्डी ब्राड ने दोनों मॉड्यूल से बात करी, वो चीज़ हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। नहीं, वो हमने पहले भी बताया था कि वो जो पूरा वेपन यूज हुए हैं वारदात में, वो इन्होंने क्योंकि बहुत एलेबोरेट प्लानिंग करी थी, तो वारदात के 2 दिन बाद 1 जून को वो वेपन एक आदमी इनसे अलग लेके गया है। वो इससे ज़्यादा डिटेल हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे, हमारी टीम्स इस पे भी काम कर रही हैं। सावरिया होटल में ठहरे थे, आपकी नॉलेज करेक्ट है, लेकिन उसकी ब्रेकअप हम आपको अभी शेयर नहीं करना चाहते। सचिन कहाँ लेके 4 शूटरों को पनाह दी थी, तो फतेहाबाद रुके, तोशाम रुके, पिलानी रुके, कच्छ रुके, मध्य प्रदेश रुके, बिलासपुर एरिया मूवमेंट हुई, यूपी रुके, झारखंड रुके, तमाम मतलब एनसीआर में भी इनकी मूवमेंट हुई, हरियाणा उसके बाद दोबारा फिर मूवमेंट हुई। तो ये ऑन द रन रहे हैं। 29 मई को इंसिडेंट हुआ था और कल 3 जुलाई थी, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले तकरीबन 34-35 दिन में इन्होंने 34-35 ही शायद लोकेशंस बदली। एक जगह में 1 या 2 दिन से ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं रहते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनको मल्टीपल टीम्स इनके पीछे हैं। तो ये काफ़ी इन्होंने जो कर सकते थे बचने के लिए इन्होंने किया। अंकित गया था। हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रियव्रत फौजी जो था, ये बिना मास्क के ये 2 से लेके 7 तारीख तक जून को ये गुजरात कच्छ एरिया में रुके। तो प्रियव्रत फौजी जो था, ये बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया। वैसे तो इसने अपनी दाढ़ी जो थी, जो इसकी फोटो में सर्कुलेट फोटो हुई थी, वो काफ़ी उसको क्लोज कट करवा लिया था हुलिया चेंज करने के लिए। लेकिन क्योंकि इसके बाकी सारे साथी काफ़ी इस चीज़ से डरे हुए थे कि इसकी गलती के कारण वो भी पकड़े जाएंगे, तो जो दीपक मुंडी था और ये अंकित सिरसा था, ये अलग हो गए। कपिल पंडित अलग हो गया, सचिन भिवानी अलग हो गया। वो जो आप पूछ रहे हैं, देखो उसमें तो बड़े बार इन्होंने कॉम्बिनेशन चेंज किए। कभी कोई किसी के हाइड आउट पे आ जाता था, कोई कहीं चला जाता था। मतलब ये तो अगर ये बताने लग गए तो फिर 15 मिनट इसी के लिए चाहिए, तो इसका कोई फायदा नहीं। सर, पंजाब पुलिस की वर्दी भी इनके पास थी, तो क्या वो भी इनके प्लान में था कि बचने के लिए एस्केप रूट इस वर्दी को पहन के इस्तेमाल करना था? वर्दी का इनका एस्केप रूट कम था, लेकिन वारदात के लिए ज्यादा था। पर क्योंकि इन्होंने वर्दी प्रक्योर कर ली थी, तो वर्दी डिस्पोज नहीं करी। इन्हें लगा कि शायद किसी स्टेज पे कहीं कैमोफ्लाज करने के लिए अगर इनको वर्दी पहन के निकलना पड़े तो ये पहन के निकल सकते। अच्छा पॉइंट आपका कि वर्दी इतनी देर क्यों रखी हुई थी, तो उसका यही वजह थी कि इन्हें लगा कि इतनी मेहनत से वर्दी प्रक्योर करी है और वर्दी इनको फिट भी आ रही थी, और इनको लग रहा था कि जैसे कभी कोई बहुत ही टीम इनके पास पहुंच जाती है या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि वर्दी पहन के एस्केप करना पड़े, तो वो भी इनके प्लान में था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शराबियों को दूसरी एजेंसी ने उठाया है, हरी नाम के शख्स को। AK-47 वहां से खरीदा गया था, उसका प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो अभी तक आप लोग इन्वेस्टिगेशन के नहीं, अभी AK-47 का कोई डेफिनेट सोर्स सामने नहीं आया। हमारे पास कुछ चीजें इंटेरोगेशन में सामने आई हैं, लेकिन अगर हम आपको ये ऐसा उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम आपको ये बता सकें कि इसी जगह से AK-47 प्रोक्योर करी गई थी। अंकित काफी डेस्परेट था। ये यंगेस्ट है, इसकी उम्र तकरीबन 18.5 साल है। तो ये दोनों हाथों से इसने वेपन पकड़ के फोटो वगैरह अपनी खींचवा रखी हैं। एक वो बुलेट्स को ग्राउंड पे रख के मूसेवाला लिख के इसने फोटो भी खिंचवाई हुई है। अप्रैल के महीने इसने 2 वारदातें करी हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पे 2 जगह फायरिंग करी है। तो वो चीज़ें अभी हम आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, कौन सा गैंग हैं जी? गैंग कौन सा है? क्योंकि अलग अलग गैंग का नाम सामने आ रहे हैं, इनका भी अलग गैंग है, तो ये इसी मॉडल इसी से जुड़े।
फौजी की गाड़ी में थे, इन्होंने पीछे से हिट किया था उनकी गाड़ी को सिद्धू की। तो उसके बाद दोनों ने टारगेट इन दोनों का इन्होंने गाड़ी को हिट नहीं किया। जब उनकी गाड़ी के पीछे पहले जो मानू और रूपा थे वो एक अलग एक वहां कैनाल रोड है मानसा में, इनको था कि कैनाल रोड लेंगे वो थार के साथ, लेकिन वो उस रोड से जब नहीं गए तो इन्होंने फटाफट गाड़ी को यू टर्न किया, करोला को दोबारा से इन्होंने पीछे लगाई, बोलेरो को ओवरटेक किया, थार को ओवरटेक किया करोला ने, और ओवरटेक करते करते मनप्रीत मानू ने AK-47 से बर्स्ट फायर किया। उसके बाद करोला आगे रुक गई, इन्होंने देखा कि थार रुक गई है, गोलियां लग गई हैं, टायर भी बर्स्ट हो गया था, और बोलेरो क्योंकि टेल कर रही थी तो बोलेरो भी जाके थार के आगे रुक गई, क्योंकि ये बड़ा एक नेचुरल सी बात थी कि जो फायरिंग हो रही है तो वो एक साइड से फायरिंग करेंगे, नहीं तो आपस की फायरिंग उनको एक दूसरे को ही लगेगी। तो जब इनकी थार शुभदीप की रुक गई और इनके गोली लग गई तो बोलेरो ने भी थार को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करने से इन्होंने सारों ने एक साइड से फायरिंग करी। सबसे पहले मानू उतरा, चारों लोग बोलेरो से उतरे, रूपा ने करोला यू टर्न करी, यू टर्न करते हुए जो करोला का एक दरवाजा था वो बोलेरो के साथ टकराया, जिसकी वजह से जब ये मौके से भाग रहे थे तो इनकी गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं हो पाया था। उसका वजह यही थी कि जब वो यू टर्न कर रहा था तो बोलेरो की एक साइड और करोला की एक साइड आपस में टकरा गए थे, और रूपा एंड में उतरा क्योंकि पहले गाड़ी उसने यू टर्न करी, यू टर्न के बाद उतर के उसने फायरिंग करी। रोहतक की सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम असली है या फिर नकली, जुड़ी याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान याचिकाओं ने फिक्शन मूवी देखी है जो इस तरह की याचिका यानी तुच्छ याचिका डाली गई है। डेरी की तरह से पेश वकील जितेंद्र खुराना ने कहा है कि यह एक पार्टिकुलर ग्रुप है जो जानबूझकर इस तरह को याचिका दायर करता है। बता दें कि डेरा की इस तरह की पेश वकील ने हाई कोर्ट को बताया है कि इस साल 2019 में भी उन्होंने ऐसी ही एक याचिका डाली थी, तब कोर्ट ने 50,000 रुपये जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज कर दिया था। बदल दिया गया है और राजस्थान में उनको बदल दिया गया, बाद में पिटीशन आई, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ ये सारी चीज़ें कि आप सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए थी या फिर सच में इस पर सच्चाई किसी तरह से? देखिए, ये डेरा विरोधी ताकतों का काम है, जो असामाजिक तत्व हैं ये लोग बार बार आकर पूज्य गुरु जी को केसों को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और कोई गहरी साजिश है इनके पीछे, कोई जरूर जिसके हाथ की कठपुतली बनकर ये काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा ये पहली याचिका नहीं है जो हाईकोर्ट में दायर की गई है, पहले भी 2019 में इनके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि पूज्य गुरु जी की जान को खतरा है। तो उस समय भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रोहतक के सेशन जज साहब को इंक्वायरी मार्क की थी। तो जज साहब वहाँ, सेशन जज साहब वहाँ जेल में जाकर पूज्य गुरु जी से बात कर आए थे। जब गुरु जी को ये बताया गया कि आपके द्वारा एक ये याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, तब भी पूज्य गुरु जी ने इनकी बातों को सिरे से नकारा था कि हमारे द्वारा या हमारे किसी फॉलोवर द्वारा कोई ऐसी याचिका नहीं दायर की गई है, वो बिल्कुल फ्रीविलेस बातें पाई गई थी। तो उस समय जब सेशन जज साहब ने वो सारी इंक्वायरी की रिपोर्ट यहाँ जांच का जो करके आए थे वो रिपोर्ट यहाँ सबमिट करवाई, तो जब उस रिपोर्ट के आधार पर भी हाई कोर्ट ने उस समय भी इनको 50,000 रुपये की कोस्ट लगाकर 50,000 रुपये जुर्माना लगाकर इनकी याचिका को खारिज किया था। तो आज भी सेम वही हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए बोला भी आप बार बार कोर्ट का समय आकर वेस्ट ना करें, तो आपके ऊपर हैवी कोस्ट लगेगी। तो उसी बात को लेकर आज हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को सिरे से नकारा है, खारिज किया है। और लेकिन अशोक कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आखिरकार गुरु जी को बदला गया है, और इसमें उन्होंने हनीप्रीत का नाम भी लिया है कि हनीप्रीत किस साजिश में शामिल। देखिए, आज भी यही इनकी मांग थी, यही इन्होंने बात आज रखी थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कोई आपका आधार नहीं है, ये जो आप जिस आधार को आप यहाँ लेकर आए हो, अगर किसी ने कोई वजन घटा लिया, वो एक मेडिकली भी हेल्थ के लिए एक डॉक्टरी सलाह भी यही कहती है कि ये हेल्थ के लिए वजन घटाना ठीक रहता है। अगर आज मेरा वजन 75 किलो है और मैं 5-4 किलो घटा लेता हूँ अपनी हेल्थ को प्रॉपर करने के लिए, तो क्या मैं जितेंद्र खुराना नहीं रहा? तो ये हवा में बातें थी, कोई ग्राउंड कोई आधार था ही नहीं इनकी पिटीशन का, जैसा कि हम आपको कल भी बता रहे थे। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कोस्ट लगा के इनकी याचिका को खारिज किया। थैंक यू। आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह रविवार को ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र की सियासत पर उन्होंने कहा कि बीजेपी एमएलए किडनैपिंग गैंग बन चुकी है। ग्वालियर में निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार दम भर रही है। रविवार को आम आदमी पार्टी यानी उसकी तरफ से राज्यसभा सांसद और
सांसद संजय सिंह ग्वालियर आए हुए हैं। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आज ग्वालियर में महापौर चुनाव के लिए डॉक्टर रुचि गुप्ता जी के लिए प्रचार करने के लिए आया हूं। नगर निगम ग्वालियर में कुछ मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है। हाउस टैक्स माफ करने का मुद्दा, वाटर टैक्स पूरी तरीके से 20,000 लीटर हर महीने मुफ्त पानी देने का मुद्दा, कमर्शियल टैक्स हाफ करने का मुद्दा, नगर क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाना, साफ सफाई करना और ग्वालियर को एक ऐसा शहर बनाना जो अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए उदाहरण हो। इन तमाम मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है और मैं ग्वालियर की जनता से अपील करूंगा कि आपने एक चुनाव में मोदी जी को मौका दिया, एक चुनाव में शिवराज सिंह जी को मौका दिया। ये एक स्वतंत्र इकाई का नगर निगम का चुनाव है, यहाँ सफाई की जरूरत है। इस बार झाड़ू वालों को मौका दीजिए। सर, संपत्ति कर माफ करने की बात, कमर्शियल टैक्स माफ करने की बात, ये दोनों ही ऐसे टैक्स होते हैं जो नगर निगम की रीढ़ होती है। तो अगर ऐसा होता है तो नगर निगम कैसे चलाएगा? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम के पास तमाम स्टैंड के ठेकों का, तमाम सरकारी अनुदानों का, राज्य सरकार का भी अनुदान और केंद्र सरकार का अनुदान, और ऐसा कोई नहीं कि कोई हम अतिरिक्त मांग कर रहे हैं। एक निश्चित अनुदान हर शहर के विकास के लिए आता है और उसमें स्मार्ट सिटी के जरिए भी पैसा आता है, उसमें अमृत योजना का भी पैसा आता है। तमाम नगरीय क्षेत्र के लिए योजनाएं आती हैं केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की, और इसके अलावा नगर निगम की अपनी आमदनी के बहुत सारे जरिए होते हैं। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है ये हाउस टैक्स का बर्डन डालने की। कमर्शियल टैक्स हाफ करके भी नगर निगम की आमदनी को मेंटेन रखा जा सकता है। संपत्ति कर स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, कैबिनेट डिसाइड करती है कि टैक्स माफ करना है, बढ़ाना है, क्या? ये सवाल अभी आप सारे लोगों ने पत्रकार वार्ता में पूछी है, मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई के तौर पे अपना फैसला लेती है और इसमें अगर किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत राज्य सरकार से पड़ेगी तो उसके लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष भी करेगी। सर, अपने आकलन में कहाँ देख रहे हैं चुनाव में? हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनके है, किसी के पति विधायक रहे हैं, किसी के ससुर विधायक रहे हैं, कोई महापौर परिवार से है, कोई किसी परिवार से है। हमारी प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता जी पढ़ी लिखी योग्य प्रत्याशी हैं और ये अगर महापौर के पद पे इनको जिताएगी ग्वालियर की जनता तो निश्चित रूप से बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। इनके कामों की सराहना जब एक राजनीतिक नेता के रूप में इन्होंने काम किया है तब भी हुई है और आगे भी होगी। आपने थीम रोड की बात करी कि थीम रोड केवल सिंधिया जी के महल के आसपास रहती है। जब ये थीम रोड पहली बार बनी थी और जिनका जिक्र आपने किया कि इस पत्थर पे उनके घर का भी निर्माण हुआ, तब तो सिंधिया जी बीजेपी में नहीं थे, तब तो थीम रोड बनी थी और वो महापौर थी बीजेपी में और सिंधिया जी कांग्रेस में थे। तो ये आरोप आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारा निर्णय भले ही कोई बीजेपी में हो कांग्रेस में हो वो सिंधिया जी के मुताबिक ही होता है, पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहा, तो खुद बीजेपी में ही। आपने कहा हम जीतने के लिए आए हैं, लेकिन जमीन भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले बहुत कमजोर है हमारी। भैया, चन्नी को मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी लाभ सिंह ने हरा दिया। तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ना मोदी जी मालिक है ना शिवराज जी मालिक है। जनता मालिक होती है, जनता तय करेगी और अगर जनता को हमारी नीतियां पसंद है तो हमें जिताएंगे। संजय जी, एक आपने सवाल आपकी है कि आप छोटे से शुरुआत करती है, दिल्ली में भी हुई, पंजाब में भी हुई, मध्य प्रदेश में तैयारी किस तरह की? आने वाले विधानसभा चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है। देखिए, वो तो ज़्यादा आपको यहाँ का जो संगठन देख रहे हैं पंकज जी वो बता पाएंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि हम अपना बूथ स्तर पे, विधानसभा स्तर पे संगठन का निर्माण कर रहे हैं और वार्डों के स्तर पे, तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और मजबूत होगी पार्टी। ये परिणाम जो नगर निगम के आएंगे ये भी हमारे लिए आगे का रास्ता खोले। सर, महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है उसे कैसे देखते हैं आप, और उद्धव सरकार जिस तरह से गिरी है? देखिए,
बीजेपी एक एमएलए किडनैपिंग गैंग बन चुकी है और उसका काम जैसे हमारे यहाँ ट्रेनों में जहर खुरानी गिरोह चलता है, वैसे ही पूरे देश में जहर खुरानी का गिरोह चला रहे हैं लोग, नफरत का बीज फैला रहे हैं। महाराष्ट्र की घटना लोकतंत्र के ऊपर एक गहरा हमला है, गहरा आघात है और जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गई है। आप मुझे बताइए, 10,000 करोड़ लूट के विजय माल्या भाग गया, ईडी ने क्या किया? 20,000 करोड़ लूट के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, ईडी ने क्या किया? 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग गया, ईडी ने क्या किया? 2,800 करोड़ रुपए लूट के ललित मोदी भाग गया, ईडी ने क्या किया? 34,000 करोड़ रुपए का DHFL का घोटाला हुआ है, 34,000 करोड़ का, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बैंक घोटाला। और आप मुझे बताइए कि 27 करोड़ चंदा उस DHFL ने बीजेपी को दिया। क्या कर रही है ईडी? कोई जांच कर रही है? कोई पूछताछ कर रही है? अभी उदयपुर का कांड हुआ, रियाज नाम के जो व्यक्ति का चेहरा सामने आया है, जो दरिंदा उस कन्हैया लाल की हत्या का जिम्मेदार है, आप बताइए, उसकी फोटो गुलाब चंद कटेरिया के साथ, जो बीजेपी का LOP लीडर है राजस्थान का, उसकी फोटो ताहिर के साथ, जो अल्पसंख्यक विंग का नेता है, उसकी फोटो रविंद्र शिमाली के साथ, जो उदयपुर का जिलाध्यक्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कन्हैया लाल की हत्या क्यों करता है? इसका जवाब देना चाहिए बीजेपी के लोगों को। सर, ये खतरा आप पर नहीं मंडरा रहा है कि कहीं आपके भी विधायकों को ढिंढोरे डाले जा रहे हो या उन पर भी? हमारी संख्या ही बहुत है, क्या करेंगे लोग? दिल्ली और पंजाब में इतना ज़्यादा बहुमत दे दिया लोगों ने कि लोग जान रहे थे कि भाजपाई किडनैपिंग गैंग सक्रिय हो सकता है, तो इसलिए भाजपाई किडनैपिंग गैंग से सावधान रहते हुए जनता ने प्रचंड बहुमत दे दिया। योगी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही सीएम योगी ने सोमवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। योगी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने 100 दिन के अपने कार्यकाल में सभी धर्मों के लोगों का ध्यान रखा है। योगी ने कहा कि प्रदेश में अब अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए और इसे नियत स्थान पर कराया जाना चाहिए। इसके अलावा ईद और रामनवमी दोनों पर पूरी सुरक्षा के बीच ही अच्छे से मनाए जाएं। योगी ने कहा कि इसके साथ सभी लोग खुश रहेंगे। और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वॉल्यूम को कम किया गया, और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे, बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। पास्को एक्ट के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए महिला और बालिकाओं के प्रति अपराधियों को, कोई भी अपराध करने वाले अपराधियों को भी न केवल सजा दिलाई गई बल्कि उसकी प्रभावी पैरवी करते उसे कटघरे में भी खड़ा किया गया। और ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के अंदर
बड़े पैमाने पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश हर तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने की ओर अग्रसर है और हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्ष के अंदर हर तहसील में एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना हो सके, जिससे अग्नि सुरक्षा के साथ साथ लोगों को इस प्रकार की किसी भी अग्निकांड की घटना से बचाव के बारे में भी उन्हें एक शासन के स्तर पर सहयोग मिल सके। प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। और जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से बताई स्पष्ट हो जाती है कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। मिशन गुजरात पर गए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर यह संदेश फैलाना चाहिए कि कांग्रेस को इस चुनाव में एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस को देखकर लोग अपना वोट बेकार न करें। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से नाराज लोगों को वोट आपको देना चाहिए तो कांग्रेस को एक भी वोट ना मिले तो गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम विपक्ष में बैठने के लिए नहीं हैं, बल्कि सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। लड़ाई झगड़ा उनको मुबारक, गुंडागर्दी उनको मुबारक। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। तो घर घर जाके आप लोगों को बताना है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया। दिल्ली में, पंजाब में अब अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। और आपको घर घर जाके ये भी बताना है कि अब कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। पिछली बार लोगों ने बड़ी उम्मीद से कांग्रेस को वोट दिया। कितने कांग्रेस के एमएलए छोड़ के चले गए? 57। ईशुदान भाई बता रहे हैं 57 कांग्रेस के एमएलए छोड़ के चले गए। उनको बताना है घर घर जाके लोगों को, कांग्रेस को वोट देके वोट बेकार मत करो। आप लोगों को, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा इस बार चुनाव में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए, एक भी वोट। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से गुस्सा हैं, बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, कांग्रेस से नफरत करते हैं। उनके पास विकल्प नहीं है, वोट डालने जाते हैं, कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते तो फिर बीजेपी को वोट देके आ जाते हैं। ऐसे सारे लोग जो बीजेपी से नाराज है, बीजेपी से गुस्सा है, उन सब का वोट हमें पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, दो बात हो गई। एक तो कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, और दूसरा, जितने लोग बीजेपी से नाराज हैं उनके सारे वोट हमें पड़ने चाहिए। अगर आपने ये 2 वोट पड़वा दिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अगली सरकार आपकी बन जाएगी। दोस्तों, एक चीज बड़ी साफ है, हम यहां
कोई टाइम पास नहीं कर रहे हम सब लोग। आप इतने सारे लोग यहां आए हैं, हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता यहां आए हैं, अपना समय दे के आए हैं। अगले 5-6 महीने में हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे, अपने अपने परिवार को साइड करके देश के लिए, गुजरात के लिए काम करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, हम विपक्ष में बैठने नहीं काम कर रहे, हम सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें सरकार बनानी है। नेशनल न्यूज़ एनालिसिस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए जनसेतु, जन से सरोकार।